लेकिन क्या आपको बेलराइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? बेलराइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ में रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी? इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशिंदे साहब जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो यही है कि कल कुछ हमने बातें की, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल को आखिर सबसे ज्यादा यूनिक क्या बनाता है? और ईवी की बात करें तो जो जिस चीज पर निगाह गई, क्या वो एग्नोस्टिक स्ट्रेटजी जो है वो इनके ग्रोथ में एक की ड्राइवर की भूमिका निभा रहा है? अगर इसको इस तरीके से आप देखें तो ये एक ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की कंपनी है, और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में अगर कोई चीज़ किसी कंपनी को यूनिक बनाती है तो वो होती है उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी फंक्शनिंग। तो ये यहाँ पर जो होता है, फोर्जिंग की जो कंपनियाँ होती है उनको हाई टेक्नोलॉजी माना जाता है, कास्टिंग की टेक्नोलॉजी होता है उनको हाई टेक्नोलॉजी माना जाता है, बट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो शीट मेटल कंपोनेंट में है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू एडिशन का रूम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादातर करके अगर माने तो आप एक रॉ मटेरियल कन्वर्टर होते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई यूनिक चीज़ तो नहीं है। इसके अलावा आप पॉलीमर वाले बिजनेस में हैं, या फिर आप सस्पेंशन वाले सेगमेंट में, या फिर आप ट्रेडिंग वाले काम में हैं, तो ये पूरा का पूरा एक कमोडिटी वाला बिजनेस है जो पूरी तरीके से केवल और केवल वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। आपके पास प्राइसिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और ओईएम पर आपका डिपेंडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा जो है ना तो एक्सपोर्ट मार्केट है, और ना ही आपने जो है आफ्टर मार्केट सेगमेंट पे एक नया ब्रांड डेवलप किया है। तो उस लिहाज से यूनिकनेस तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु एक सामान्य कंपनी को आप कह सकते हैं ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की। अब यहाँ पर जो आपने बात कही उसको मैं क्या एक की रेड फ्लैग के तौर पर समझूं, और साथ ही जिस तरह से डेट रिडक्शन की भी बात यहाँ पर इन्होंने की है वो कितनी अमल में लाती हुई आपको दिखाई दे रही? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है जो तमाम लोगों को फैक्टर इन करना चाहिए पैसे लगाने से पहले। देखिए क्या होता है कि अगर आप रेड फ्लैग की बात करें तो इसमें 3-4 क्रिटिकल रेड फ्लैग हैं। ये टू व्हीलर सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लगभग 65% रेवेन्यू जो है कंपनी का टू व्हीलर सेगमेंट से आ रहा है। शीट मेटल कंपोनेंट की मैंने बात की जो कि एक लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, वहाँ से 70% से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। आपके ओवरऑल रेवेन्यू में अगर देखें तो 20% रेवेन्यू जो है ट्रेडिंग बिजनेस से आ रहा है, जो कि कोई स्ट्रक्चरल बिजनेस नहीं होता है। आपका जो इस समय जो दूसरी बात आपने कही डेट रिडक्शन वाली बात कही, तो वहाँ पर ये देखें कि डेट रिडक्शन अगर हो रहा है तो उसके सामने आपकी इक्विटी एक्सपेंशन हो रही है। तो डेट रिडक्शन अगर आप देखें तो डेट एक लो रिस्क वाला आपका जो फंडिंग है उसको आप हाई रिस्क वाले इक्विटी फंडिंग से रिप्लेस कर रहे हैं। हालांकि इसका बेनिफिट होगा आपको कि बिना रेवेन्यू ग्रोथ के भी आपकी जो है बॉटम लाइन में ग्रोथ दिखेगा, परंतु जब हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है वो देखता है कि इस कंपनी में जो है टेक्नोलॉजी एडिशन और डाइवर्सिफिकेशन, इसके साथ ही साथ ओईएम की ये इस पर कितनी डिपेंडेंस बढ़ रही है, उस लिहाज से जो है वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपांड होते हैं। तो अगर इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों पैरामीटर्स को अगर मैं साथ में बात करूँ तो इस वजह से केवल जो है इसमें वैल्यूएशन एक्सपांड नहीं हो पाते। दूसरा जो आपने कहा कि ईवी एग्नोस्टिक है, ईवी एग्नोस्टिक ये इसलिए क्योंकि ये इंजन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है। अगर आप इंजन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे तो ईवी के आने और ना जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पेरीफेरी वाले प्रोडक्ट है वो ईवी में भी सेम है और आईसी में भी सेम है। तो उस लिहाज से ईवी एग्नोस्टिक हो जाना कोई बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी नहीं होती। और आज के दौर में अगर देखें तो तकरीबन जितनी भी कंपनीज हैं जो आईसी रिलेटेड सप्लाई करती थी उन्होंने एक ईवी का बिजनेस डेवलप कर लिया है। तो ईवी और आईसी के बीच जो बहस पहले हुआ करती थी वो आज के दौर में नहीं हो रही है। ऑलराइट अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस आईपीओ की तमाम बारीकियां दर्शकों को समझाई। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई जो लगाते हैं आईपीओ में मुनाफा कमाने के लिए, थोड़ा सा पढ़ें लिखें और हमें देखें, हमारे एनालिसिस को फॉलो करें, उसके मुताबिक ही अपनी आगे की रणनीति बनाएं। इसी नोट पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। सचिन गुप्ता हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और आपके लिए व्हाट्सएप नंबर भी हमारा चालू है जहां पर अपने सवाल आप हमें भिजवा सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।